क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज क्या है? भूत, प्रेत या कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि वो इंसान जिसके साथ आप हर रात एक ही बिस्तर पर सोते हैं और आपको भनक तक नहीं होती कि उसके दिमाग के किसी अंधेरे कोने में कौन सा शैतान पल रहा है। मेरा नाम एलेक्स है और पिछले 12 सालों से मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूं। इन 12 सालों में मैंने इंसानी फितरत की इतनी गंदगी देखी है कि अब मुझे किसी बात पर हैरानी नहीं होती। गंदे तलाक, झूठे इंश्योरेंस क्लेम या फिर अपने पार्टनर पर शक करने वाले वो लोग जिन्हें सिर्फ एक सबूत चाहिए होता है अपने शक को यकीन में बदलने के लिए। मेरा काम ज्यादातर इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। कुछ तस्वीरें खींचो, एक रिपोर्ट बनाओ और अगर बात कोर्ट तक पहुंचे तो वहां जाकर गवाही दे दो। बस यही मेरी जिंदगी थी। जब मरीसा नाम की एक औरत ने मुझे हायर किया तो मुझे लगा ये भी बस एक और रूटीन जॉब होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये केस मेरी रातों की नींद हमेशा के लिए मिटा देगा। ये कोई चीटिंग का केस नहीं था, दूर दूर तक नहीं। इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत एक वॉइसमेल से हुई। रात के करीब 2 बज रहे थे जब मेरे फोन की लाइट ब्लिंक हुई। मैंने मैसेज प्ले किया। शुरुआत के कुछ सेकंड्स तक सिर्फ भारी सांसों की आवाज आ रही थी। ऐसी सांसें जो इंसान तब लेता है जब वो रोने की अपनी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक बहुत ही धीमी कांपती हुई आवाज आई, प्लीज, मुझे लगता है मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और किसे कॉल करूं। इसके बाद पूरे 5 सेकंड का सन्नाटा। वो सन्नाटा इतना भारी था कि मेरे कमरे की खामोशी भी मुझे चुभने लगी। फिर उसकी आवाज दोबारा आई और इस बार उसमें एक अजीब सी दहशत थी। वो रात को घर से बाहर जाता है, कहता है कि काम है, लेकिन वो कभी अपना लैपटॉप या ऑफिस का कोई सामान साथ नहीं ले जाता। और जब वो वापस आता है तो वो थका हुआ नहीं होता। वो बहुत एक्साइटेड होता है, खुश होता है, जैसे वो जो भी कर रहा है उसे उसमें बहुत मजा आता है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे जानना है कि वो आखिर कर क्या रहा है। उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन नंबर स्क्रीन पर था। मैंने उस वॉइसमेल को 2 बार सुना। आमतौर पर जब किसी को अपने पार्टनर पर शक होता है तो उनकी आवाज में गुस्सा होता है, एक नफरत होती है। लोग गालियां देते हैं, जहर उगलते हैं, लेकिन इस औरत की आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ खौफ था। मैंने उसे कॉल बैक किया। पहली ही रिंग में उसने फोन उठा लिया, जैसे वो फोन हाथ में पकड़े ही बैठी थी। मैंने उसे शांत किया और अगली सुबह एक लोकल कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाया। रात भर मैं सो नहीं पाया। वो शब्द एक्साइटेड मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इंसान की एनर्जी चूस लेते हैं, उन्हें थका देते हैं, डरा देते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट तो तब आती है जब इंसान को अपने किसी डार्क पैशन में मजा आने लगे। अगली सुबह ठीक 9:30 बजे मरीसा उस कॉफी शॉप में आई। वो ऐसे चारों तरफ देख रही थी जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। उसने जो चाय ऑर्डर की उसे छुआ तक नहीं। उसने बताया कि उसका पति एक वेयरहाउस में लॉजिस्टिक्स का काम करता है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन पिछले 6 महीनों से उसे रात को अजीब सी कॉल्स आने लगी। वो गैराज में जाकर बात करता या कभी-कभी सिर्फ सुनता रहता। और फिर शुरू हुए उसके रात के वो सफर। वो रात को 11 से 1 बजे के बीच निकलता, बिना किसी सामान के, और जब लौटता तो एक अजीब सी खौफनाक खुशी के साथ।
मरीसा ने कांपते हुए बताया कि वो वापस आकर कुछ गुनगुनाता है, जैसे उसे अपने किए पर बहुत नाज हो। मरीसा की आंखों में वो डर देखकर मैंने बिना कुछ सोचे कॉन्ट्रैक्ट आगे कर दिया। मैंने उससे कहा कि वो घर जाकर बिल्कुल नॉर्मल रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी रात 11:42 पर मैं अपनी कार की हेडलाइट्स ऑफ किए मरीसा के घर से एक ब्लॉक दूर खड़ा था। जैसे ही उनके गैराज का दरवाजा खुला, मेरी नजरें उस पर टिक गईं। मुझे लगा था कि मैं आज एक धोखेबाज पति का खुलासा करने वाला हूं। लेकिन मैं तो उस रात एक ऐसे शैतान का पीछा करने जा रहा था जिसकी असलियत सोचकर ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है। उसने हाईवे का रास्ता नहीं लिया। वो शहर की उन सुनसान और अंधेरी सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था, जहां रात के वक्त कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। उसकी ड्राइविंग में कोई घबराहट नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी। वो ऐसे गाड़ी चला रहा था जैसे ये रास्ता उसके दिमाग में छप चुका हो। रात के 12:17 पर उसने अपनी गाड़ी एक पुरानी वीरान सी स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर मोड़ दी। ये शहर के बाहर एक बहुत बड़ा और सुनसान इलाका था, जहां लोहे के बड़े बड़े शटर्स के अलावा कुछ नहीं था। एक टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट के अलावा वहां घुप अंधेरा था। वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी गुनाह की तरफ इशारा करे, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। वो जगह कुछ ज्यादा ही शांत, कुछ ज्यादा ही नॉर्मल थी। उसने गेट पर एक कोड डाला और गेट एक बीप की आवाज के साथ खुल गया। वो ऐसे अंदर गया जैसे वो रोज का काम हो। मैंने थोड़ा इंतजार किया और फिर दबे पांव बिना कोई आवाज किए उस फैसिलिटी के अंदर खिसक गया। मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि मुझे डर था कहीं उसे सुनाई न दे जाए। मैं अंधेरे में छुपते छुपाते रोशी की तरफ बढ़ा। वहां मैंने उसे यूनिट 109 के सामने खड़ा देखा। उसने बहुत ही रिलैक्स होकर अपनी चाबियां निकाली और शटर को ऊपर उठाया, और तभी मेरे कानों में वो आवाज आई, म्यूजिक। बहुत तेज नहीं, बहुत धीमा भी नहीं, बस एक बहुत ही सुकून भरा क्लासिकल म्यूजिक। ऐसा म्यूजिक जो किसी बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में बजना चाहिए, न कि आधी रात को इस खौफनाक और ठंडे लोहे के कमरे में। वो धुन हवा में किसी जहरीले परफ्यूम की तरह तैर रही थी। मैं अपनी कार से बाहर निकला और अंधेरे का सहारा लेते हुए थोड़ा और करीब गया। म्यूजिक की आवाज अब और साफ हो गई थी, लेकिन उस म्यूजिक के पीछे से एक और आवाज आ रही थी। एक ऐसी आवाज जिसने मेरे शरीर का सारा खून जमा दिया। वो किसी इंसान की आवाज थी जो रो रहा था, जो दर्द और खौफ से तड़प रहा था। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। कोई अंदर बहुत ही बुरी हालत में था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। मैं अपनी जगह पर पत्थर बन गया। ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये कोई फिल्म नहीं चल रही थी। उस लोहे के दरवाजे के पीछे एक जिंदा इंसान था जो शायद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। और तभी उस आदमी की आवाज आई, मरीसा के पति की, बिल्कुल शांत, बिना किसी गुस्से के, बहुत ही प्यार से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही हो। उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, रिलैक्स, बस इतना ही। उसके बाद अंदर से कोई और आवाज नहीं आई, सिर्फ वो क्लासिकल म्यूजिक बजता रहा। और फिर एक और आवाज शुरू हुई। वो आदमी उस क्लासिकल धुन के साथ साथ गुनगुना रहा था, बिल्कुल उसी सुर में, उसी लय में, जैसे वो किसी बहुत ही खूबसूरत मोमेंट को
एंजॉय कर रहा हो। कुछ देर बाद लोहे का वो भारी दरवाजा हिलने लगा। मैं तुरंत भागकर पास के एक पिलर के पीछे छुप गया। वो बाहर निकला। उसने बहुत ही आराम से उस यूनिट को लॉक किया। उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई पछतावा। उसने चाबी अपनी जेब में डाली और ऐसे अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगा जैसे वो अभी अभी जिम से वर्कआउट करके निकला हो। और चलते हुए भी वो लगातार वही धुन गुनगुना रहा था। उस दरवाजे के पीछे जो कुछ भी था वो उसका कोई गंदा राज नहीं था। वो उसकी रात का सबसे पसंदीदा हिस्सा था। जब उसकी गाड़ी वहां से चली गई तो मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन मुझे पता लगाना था कि अंदर क्या है। मैं दबे पांव उस यूनिट के पास गया। वो पुराना ताला अब बंद था। मैं वहां खड़ा उस लोहे के दरवाजे को घूर रहा था। मैंने अपना कान दरवाजे पर लगाया। कुछ नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई सांसों की आवाज नहीं, सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा। वो सन्नाटा जो ये चीख चीख कर बता रहा था कि जो भी होना था वो हो चुका है। मेरे कांपते हुए हाथों ने बिना सोचे उस ताले को छू लिया। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या वो खुल सकता है। लेकिन मेरे छूते ही उस भारी ताले से एक जोरदार खनक की आवाज आई। वो आवाज उस सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लगी और उसी पल मुझे होश आया। मैं कोई पुलिस वाला नहीं था। मुझे यहां नहीं होना चाहिए था। मैं यहां किसी क्रिमिनल को पकड़ने नहीं, बल्कि एक पति पर नजर रखने आया था। मुझे तुरंत यहां से निकलना होगा। मैंने भागने के लिए पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे ठीक पीछे खड़ा था, बिल्कुल मेरी पीठ के पीछे। न कोई कदमों की आहट, न कोई आवाज। वो बस वहां था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे चेहरे पर कुछ बहुत ही ठंडा और तेज महसूस हुआ, और अगले ही पल एक भयानक दर्द मेरी गाल को चीरता हुआ निकल गया। मेरा खून बहने लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं लड़खड़ा कर पीछे गिरा। मेरे हाथों में मेरा ही खून लगा था। उसने अपना चाकू ऊपर उठाया। स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाती रोशनी में मेरा खून उस चाकू पर चमक रहा था। वो उस खून को ऐसे देख रहा था जैसे कोई जौहरी किसी हीरे को परख रहा हो। फिर उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, अगर तुम किसी का पीछा कर रहे हो तो तुम्हें अपने साथ कोई हथियार रखना चाहिए था। मेरी आवाज हलक में सूख चुकी थी। वो एक कदम और आगे आया। मेरी बीवी को लगता है मैं उसे धोखा दे रहा हूं। कितनी मासूम है वो। उसे पता है कुछ गलत है, पर वो ये नहीं जानती कि क्या। फिर उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। वो मुस्कान इतनी खौफनाक थी कि मौत भी उससे डर जाए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम मेरे लिए कितने कीमती हो। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, बिना किसी बैकअप के, बिना किसी हथियार के, छुपकर मेरे स्टोरेज के बाहर खड़ा है। उसने वो खून से सना चाकू मेरी आंखों के ठीक सामने कर दिया। मुझे तुम्हें दोबारा छूने की भी जरूरत नहीं है। अगर कल को पुलिस यहां आती है तो उन्हें क्या मिलेगा? मेरे ताले पर तुम्हारा डीएनए, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स और जमीन पर तुम्हारा खून। तुम बिल्कुल एक ऐसे क्रिमिनल लग रहे हो जो किसी ऐसी जगह घुसने की कोशिश कर रहा था जहां उसे नहीं होना चाहिए। मेरे सीने में जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली रख दी हो। तुम समझ रहे हो ना इसका क्या मतलब है? ये कोई सवाल नहीं था, ये एक अल्टीमेटम था। और मैं समझ चुका था। वो पीछे हटा और उसने बहुत ही आराम से अपना चाकू फोल्ड करके जेब में रख लिया। फिर वो मेरी तरफ झुका और एक ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो मेरे कानों से ज्यादा मेरे दिमाग में गूंजी। तुम अब इस खेल में शामिल हो चुके हो, चाहे तुम चाहते हो या नहीं।
मेरी बीवी को अपनी झूठी रिपोर्ट देते रहना, उसे बताना कि तुम अब भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें खुद ढूंढ लूंगा, तब तक अपना ख्याल रखना। वो मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगा, बिल्कुल उसी चाल में, उसी खौफनाक क्लासिकल धुन को गुनगुनाते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गेट खुला और उसकी गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। मेरी गाल से खून टपक रहा था, मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। और उस रात मुझे एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसने मेरी दुनिया पलट कर रख दी। वो वहां मुझे रंगे हाथों पकड़ने या मारने नहीं आया था, बल्कि वो शुरू से जानता था कि मैं उसके पीछे हूं। उसने मुझे इस अंधेरे में इसलिए बुलाया था क्योंकि उसे अपने इस शैतानी खेल में एक मोहरे की जरूरत थी, और वो मोहरा अब मैं बन चुका था। उस रात मैं सिर्फ एक केस में नहीं बल्कि एक खौफनाक खेल में फंस चुका था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे पहले से पता था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं, फिर भी उसने मुझे जाने दिया, क्योंकि अब मैं भी उसके इस खेल का हिस्सा बन चुका हूं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। उस स्टोरेज के अंदर आखिर क्या है, और वो हर रात वहां जाकर क्या करता है? ये जानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगला पार्ट इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है।